नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये विषय पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत कहाँ से और कब होती है। 19वीं शताब्दी से हम इसके व्यवस्थित रूप को देखते हैं। फिलहाल हम 19वीं शताब्दी से पहले के लेखन की बात करते हैं तो हमें कुछ ग्रंथ मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा। अब देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों की कथाएं या उनका जीवन चरित्र संकलित है। इसी प्रकार 252 वैष्णव की वार्ता में गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। अब प्रश्न उठता है इनके रचयिता का। तो दोनों ही वार्ताओं के रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। अब ये गोकुलनाथ जी कौन हैं? गोकुलनाथ आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र और विट्ठल नाथ के पुत्र हैं। ध्यान से देखिए, दोनों ही वार्ताओं के रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र और विट्ठल नाथ के पुत्र हैं। ये दोनों ही रचनाएं लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास की हैं। दोनों ही रचनाओं में सिर्फ भक्तों का जीवन वृत्त पर चर्चा की गई है। ना तो कोई कालक्रम बताया गया, ना कोई तिथि बताई गई, ना ही किसी भी रचना का साहित्यिक महत्व बताया गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों रचनाओं को इतिहास ग्रंथ मानना ठीक नहीं है। अब आगे तीसरी रचना पर आते हैं, भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य हैं। रचना ब्रज भाषा में है। इसमें 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय है। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय है। उसी प्रकार भक्तमाल जो रचना है वो 16वीं शताब्दी के आसपास की है। आगे देखते हैं कविमाल। कविमाल में तुलसी ने 16वीं शताब्दी में कविमाल में तुलसी ने 16वीं शताब्दी में 75 कवियों की रचनाएं संकलित की। इसके बाद कालिदास हजारा। कालिदास हजारा में कालिदास त्रिवेदी ने कई श्रेष्ठ भक्त कवियों का जीवन परिचय का स्पष्टीकरण दिया। एक बार पुनः देखेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों की कथाएं या जीवन व्रत। इसी प्रकार 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की कथाएं या जीवन व्रत। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय है। कविमाल में 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। कालिदास हजारा में कई श्रेष्ठ भक्त कवियों के जीवन परिचय का स्पष्टीकरण दिया। अब ये जो रचनाएं हैं इनमें पूर्ण रूप से ऐतिहासिकता का हमें अभाव दिखता है, परंतु इन ग्रंथों में उस समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रकाश डाला गया। इसलिए इनका महत्व तो है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्रम में ये मानक नहीं है। तो अब बात आती है कि हिंदी साहित्य को लिखने की मानक परंपरा कहाँ से और किसके द्वारा शुरू की गई। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया लिखने का। गार्सा दे तासी फ्रेंच विद्वान, उनका ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखित पद्धति वर्णानुक्रम 2 भागों में। प्रथम प्रयास 1839 ईस्वी में किया गया, द्वितीय प्रयास 1847 ईस्वी में किया गया।
द्वितीय संस्करण इसका आता है 1871 ईस्वी में 3 भागों में। गारसा दे तासी ने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें हिंदी के 72 कवि हैं और शेष हैं उर्दू के। अब देखिए कि कुल कवि हैं 738 और हिंदी के मात्र 72 कवि हैं, बाकी शेष किसके हैं? उर्दू के। अब एक बार इनकी पुस्तक के नाम की ओर नज़र डालते हैं। इस्तवार de la लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। अब ये देखिए एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई का मतलब हिंदी यानी हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी उर्दू यानी उर्दू या हिंदुस्तानी, जो एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम भाइयों वाला वर्ग इसे उपयोग में लेता था। गारसा दे तासी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा 1952 में किया गया। पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे देखते हैं गारसा दे तासी के कुछ मुख्य बिंदु। कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना। गारसा दे तासी ने अपने ग्रंथ में कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत किया, यानी अल्फ़ाबेटिकली कवियों का वर्णन दिया गया। देखिए अब देखते हैं गारसा दे तासी के ग्रंथ के कुछ मुख्य बिंदु। कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत किया। गारसा दे तासी ने क्या किया कि कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत किया, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली अपने ग्रंथ में कवियों का क्रम दिया। जैसे कबीर आए, कालिदास आए, कै नाम से पहले आए। तो लेकिन इन्होंने चाहे वो आदिकाल का हो या भक्तिकाल का, रीतिकाल का, कोई से भी काल का कवि हो, लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने लिया अपने ग्रंथ में। काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में भाषाओं को घुला मिला देना आदि त्रुटियां हैं, जिसके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। परंतु भारत से दूर बैठकर या हिंदी का न होते हुए भी विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में तासी का यह प्रयास नई दिशा की ओर अग्रसर होना ही है। इसलिए अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपराओं में प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। देखिए कोई भी प्रयास जब हम पहली बार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। तो तासी ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को लिखने का सबसे पहले प्रयास किया, तो कुछ त्रुटियां रह गई हैं इसमें, ताकि इसका मानक रूप नहीं है। लेकिन फिर भी भारत का ना होते हुए भी, हिंदी भाषा का ना होते हुए भी एक फ्रेंच विद्वान हिंदी भाषा के इतिहास को लिख रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब आते हैं हम शिव सिंह सेंगर पर। तो दूसरे जो इतिहास लेखन की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज जी ने 838 कवियों को अपने ग्रंथ में लिया। पद्धति वर्णानुक्रम वही जो गारसा दे तासी की पद्धति थी, वही शिव सिंह सेंगर की पद्धति रही। भाषा हिंदी, हाँ, इन्होंने पहला प्रयास किया हिंदी भाषा में लिखने का, क्योंकि हमने पढ़ा कि गारसा दे तासी ने जो ग्रंथ लिखा वो फ्रेंच भाषा में था, कि वो फ्रेंच के विद्वान थे। शिव सिंह सेंगर ने अपनी भाषा रखी हिंदी भाषा में लिखने वाले ये पहले थे। इसमें भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। विशेषकर इन्होंने क्या किया कि उस समय भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। कवियों की जन्मकाल, रचनाकाल आदि के भी संकेत दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ संकेत मात्र है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि
उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को ही इसमें संकलित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन पे। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ग्रंथ है इनका द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन हुआ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। इन्होंने, अब देखिए, इन्होंने 952 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। पद्धति कालक्रमानुसार। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गारसा दे तासी को, जिनकी पद्धति रही वर्णानुक्रम पद्धति। उसके बाद हमने पढ़ा शिव सिंह सेंगर को, उनकी भी पद्धति रही वर्णानुक्रम पद्धति। लेकिन ग्रियर्सन ने पहली बार कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाया। कालखंड इन्होंने 11 लिए। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी इतिहास का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में जो अनुवाद किया वो किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। वास्तव में ग्रियर्सन के इस इतिहास को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। कालक्रमानुसार पद्धति में काल विभाजन का प्रयास करते हुए हर काल को एक नाम दिया, हर काल को एक नाम दिया। अब आगे देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान। प्रथम बार ग्रंथ में कवियों लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए काल खंडों में विभक्तिकरण और प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने भक्ति काल को सीधे ही हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना, क्योंकि भक्ति काल में वो हिंदी के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई, सभी को पता है। लेकिन उन्होंने पहले ही प्रयास में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कह दिया। आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आदिकाल को उन्होंने चारण काल नाम दिया। प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी मिश्रित उर्दू को पृथक करते हुए हिंदी के कवियों को स्थान दिया। अब इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या किया? पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण कर दिया। उसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को अलग करते हुए इन भाषाओं को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया और हिंदी के कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। स्वयं ग्रियर्सन के शब्दों में देखिए, वो स्वीकार करते हैं इस बात को कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर ही रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा नहीं रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू का। मैंने इन अंतिम को, उर्दू वालों को, अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दे तासी ने विचार कर लिया है। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि सारी बातों को वो अपने स्वीकार करते हैं, तो ये प्रमाणित हो जाती है बात यहाँ पे। और वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि गारसा दे तासी ने पहले इस पे पूर्ण रूप से विचार कर लिया है, उनका अधिकार है इस पे, इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ विशेषताएं देखते हैं ग्रियर्सन के ग्रंथ की। ग्रियर्सन ने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी व शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त, क्योंकि सबसे पहले जो प्रयास किए गए थे वो गारसा दे तासी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा हुआ था, तो वो कहते हैं इस बात को कि
तासी व शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित, हजारा काव्य, भक्तमाल, गोसाई चरित, हजारा काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के भी संदर्भ संकेत दिए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि सिर्फ संकेत नहीं दिए गए हैं, संदर्भ संकेत दिए हैं। इससे उनकी बात प्रमाणित होती है, जिससे उनकी प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन करना। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण करते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। अब देखिए आगे आते हैं हम मिश्र बंधु पर। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मिश्र बंधुओं के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी मिश्र बंधु विनोद रखा, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया 4 भागों में। प्रथम 3 भाग, पहले जो 3 भाग आए वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग इसका आया 1934 ईस्वी में। पद्धति कालानुक्रमी पद्धति रही, इन्होंने भी कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया। कालखंड 8 रहे और इन्होंने अपने ग्रंथ में 4591 कवियों का जीवन वृत्त लिया। 4591 कवि, लगभग 5000 के करीब। अब मिश्र बंधु की विशेषताएं देखते हैं। इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। मिश्र बंधुओं ने क्या किया कि कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला और अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्य के महत्व को स्पष्ट किया। अनेक ऐसे अज्ञात कवि जो कि उस समय में बहुत सारे कवि रचना कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी जगह सब अपना स्थान रखते थे। कुछ प्रसिद्ध भी थे, कुछ बहुत अच्छा लेखन भी कर रहे थे। तो ऐसे अज्ञात कवियों को वो सामने लाए और साहित्य के महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया। नेक्स्ट देखिए, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई। अब उन्होंने क्या किया कि कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए 4 श्रेणियां बना दी तथा काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए उन्हीं के शब्दों में देखिए, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। क्या कहते हैं वो कि कवियों के परिचयात्मक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं अपने ग्रंथ की बात कर रहे हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने इससे साहित्य का पुनरुत्थान की लहर मानकर प्रशंसनीय ग्रंथ कहा। डॉक्टर नामवर सिंह भी मिश्र बंधु विनोद की प्रशंसा करते हुए उसे क्या कहते हैं? पुनरुत्थान की लहर कहते हैं। तो आज हमने 4 साहित्यकारों की चर्चा की, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर और ग्रेसन मिश्र बंधु। इनकी आज हमने क्लास में अच्छे से चर्चा की। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो हमसे छूट गई हो। तो अब आगे की क्लास में मिलते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।